और बात महायुद्ध की। पश्चिमी एशिया में छिड़ी जंग का आज 10वां दिन है, लेकिन इन 10 दिनों में इजराइल से लेकर ईरान तक नक्शा पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है। हर दिन वॉर की बदलती तस्वीर के बीच बयानबाजी, ताबड़तोड़ हमले भी जारी है। सबसे पहले आपको न्यूज कमांड सेंटर से सुबह 10 बजे की वॉर से जुड़ी 10 बड़ी खबरें बैक टू बैक बता देते हैं। सबसे पहले ईरान अमेरिका जंग से जुड़ी पहली बड़ी खबर जान लीजिए। ईरान ने बहरीन में बड़ा मिसाइल हमला किया। ईरान के ऑयल स्टोरेज को निशाना बनाया गया। हमले के बाद उड़ती दिखाई दी आग की लपटें, लपटों से लाल हुआ बहरीन का आसमान। ये तस्वीरें आप जरा देख लीजिए, क्या हालात बने हुए हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि किस तरीके से लगातार जो अटैक्स हैं वो सिर्फ 2 या 3 मुल्कों तक सीमित नहीं है, वो कई मुल्कों तक फैलते हुए नजर आ रहे हैं। और अब हमले लगातार जारी है। बहरीन में ईरानी हमला किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि भले ही मसूद पेज़ेश्कियान ने माफ़ी मांगी हो, ये कहा हो कि हम अटैक्स नहीं करेंगे पड़ोसी देशों पर, लेकिन बावजूद अटैक्स का दौर जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा। और इसकी अलग अलग तस्वीरें हर जगह से सामने आ रही हैं, चाहे बहरीन हो, कुवैत हो, सऊदी अरब हो, वहाँ पर भी लगातार ऐसे अटैक की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये जो अटैक किया गया, ये मिसाइल हमला है। और सबसे बड़ी बात है, अब ऑयल स्टोरेज को भी निशाना बनाया गया है, यानी कि जो तेल संयंत्र हैं उन पर भी अटैक किया गया है। एक जगह से ऐसी भी तस्वीर सामने आई जहाँ पर मीठे पानी का जो प्लांट था उस पर भी अटैक किया गया। तो ये बताते हैं कि हालात किस तरीके से बने हुए हैं। एक और बिग ब्रेकिंग ईरान अमेरिका जंग से जुड़ी हुई दूसरी बड़ी खबर जान लीजिए। बहरीन में गिरी अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल, ये ब्रेकिंग न्यूज है। पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल में खराबी आई। ईरानी हमलों को रोकने की कोशिश में ब्लास्ट हुआ। बहरीन के रिहायशी इलाके में ये मिसाइल गिरी है, तो ये बड़ी जानकारी है। सबसे अहम ये हो जाता है कि नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है। ये अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल बताई जा रही है। ये इंटरसेप्टर मिसाइल थी जिसमें खराबी आ गई और इसी वजह से रोकने के लिए हमले, जब ये वहाँ पर फायर किया गया उसके बाद इसमें खराबी आती है और उसके बाद कैसे ये जो मिसाइल है वो वहाँ पर जो रिहायशी इलाका था वहाँ पर जाकर गिर जाती है, जिसके बाद वहाँ पर लोगों में एक दहशत का माहौल भी है, लोगों में एक डर का ही माहौल है। बार बार सायरन की आवाज़ें सुनाई देती है, लोग इस वक्त डरे हुए हैं। और ये तस्वीरें बहरीन से भी लगातार सामने आ रही हैं। एक तरफ वहाँ पर जो ऑयल प्लांट हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, जो ऑयल स्टोरेज है उनको निशाना बनाया जा रहा है। और अब इसको रोकने के लिए जो इंटरसेप्टर थी वो यहाँ पर जैसे मिसाइल गिरती है उसमें खराबी आ जाती है, उसके बाद रिहायशी इलाके में अफरा तफरी। ईरान अमेरिका जंग से जुड़ी तीसरी बड़ी खबर जान लीजिए। ईरानी सेना IRGC की पड़ोसी देशों को चेतावनी, ईरानी ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला रोके, ये IRGC ने कहा है। अमेरिका इजराइल के बर्बर हमलों को रोके पड़ोसी, नहीं तो जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तो ईरानी जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है उनकी तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है, क्षेत्रीय इस्लामी देशों से उम्मीद है कि वो अमेरिका और इजरायली हमलों को रोकने में मदद करें। ईरान की ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हो रहे हमलों को अगर रोका नहीं जाता तो पड़ोसी मुस्लिम मुल्कों को ईरान की जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ये लगातार IRGC की तरफ से कहा जा रहा है। इधर जो ईरान की सेना है वो भी क्योंकि लगातार एक्टिव है तो वो भी लगातार ऐसे ऑपरेशन चलाते हुए, लेकिन जो IRGC है उसकी तरफ से क्योंकि मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा है जो कि लगातार इन तमाम देशों पर हमले के लिए इस्तेमाल हो रहा है। IRGC ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक आप कठपुतली की तरह काम करेंगे तब तक हम अटैक जारी रखेंगे, ये बात कही गई है। और ये तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है बैक टू बैक अलग अलग जगहों से। तो ईरान ने पड़ोसियों को चेतावनी दी है, US IDF के बर्बर हमले रोके, जवाबी कार्रवाई करेगा ईरान। तो चौथी ब्रेकिंग न्यूज आप जान लीजिए इसी जंग से जुड़ी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर। इराक के बगदाद में ईरान का ड्रोन अटैक देखने को मिला है। ड्रोन हमले के दौरान एक महिला जख्मी हुई है। तो ये चौथी बड़ी ब्रेकिंग है। इराक के बगदाद में भी ईरान ने हमला किया है। ड्रोन हमले के दौरान एक महिला जख्मी। दक्षिणी इलाके अल इलाम के घर में आग लगी। हमले के दौरान घर में महिला मौजूद थी। तो इराक में भी हालात इसी तरीके से बने हुए। इराक के बगदाद में ईरान का ड्रोन अटैक देखने को मिला। ड्रोन हमले के दौरान एक महिला जख्मी हुई है। ये तस्वीरें इरबिल से हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसी तस्वीरें अलग अलग जगहों से भी सामने आ रही है। इराक में भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं। तो लगातार ब्रेकिंग के जरिए हम आपको अपडेट्स बता रहे हैं कि इस वक्त हालात कैसे बने हुए हैं। ये चौथी बड़ी खबर है। इराक के बगदाद में ईरान ने ड्रोन अटैक किया है, वहाँ पर भी हालात ऐसे बने हुए हैं। आप देखिए, देखते देखते एक बिल्डिंग जो कि पूरी तरीके से कैसे आग की लपटों में घिरी हुई नजर आती है, ये तस्वीरें बताती हुई। और इसी जंग से जुड़ी हुई एक और ब्रेकिंग न्यूज, 5वीं बड़ी खबर क्या है वो जानते हैं। ईरानी हमलों के बीच अमेरिका ने अलर्ट जारी किया। सऊदी दूतावास के कर्मचारियों को आदेश दिया रियाद एम्बेसी
एम्बेसी कर्मियों को सऊदी छोड़ने का आदेश दिया गया। अमेरिका की तरफ से साफ कहा गया कि रियाद दूतावास में जो कर्मचारी इमरजेंसी सर्विस में शामिल नहीं है अपने परिवार के साथ सऊदी को फौरन छोड़े। इसी बीच अमेरिकी सेना का एक और वीडियो भी सामने आया जिसमें वॉर जोन के बीच अमेरिकी फाइटर जेट खुलेआम घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहा है। अक्सर युद्ध के दौरान ऐसे वीडियो जारी करने का मकसद ये होता है कि आप अपने विरोधियों को संदेश दे पाए कि आप कितने ज्यादा ताकतवर हैं और किस तरीके से आपकी वहाँ पर एक एज है आपको हासिल ही बताने की कोशिश होती है। यूएस फाइटर जेट की उड़ान वाली ये जो वीडियो है, जो तस्वीरें हैं वो जारी की गई है। दूसरी तरफ ये भी खबर सामने आ रही है कि दूतावास में जो कर्मचारी तैनात हैं उनको वापस बुलाने के आदेश दे दिए गए हैं। रियाद एम्बेसी कर्मियों को सऊदी छोड़ने का आदेश अमेरिका की तरफ से दिया गया है क्योंकि सऊदी में भी लगातार ईरान की तरफ से अटैक देखने को मिल रहा है। एक और ब्रेकिंग न्यूज, 6th ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। ईरान ने सऊदी अरब पर ताबड़तोड़ हमला बोला। सऊदी के एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को रोका है। ईरान के कई ड्रोन हमलों को भी नाकाम किया गया है। इससे पहले यूएई ने भी कहा कि हमने कई सारे मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। जो ड्रोन वहां से भेजे गए उसकी भी जानकारी दी गई। अब खबर यह है कि सऊदी पर भी लगातार हमले कर रहा है ईरान। कई ड्रोन हमलों को नाकाम किया गया है ईरान के। ये बात सऊदी में कहा गया है। कई ड्रोन्स हैं जिसके मलबे वहां पर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ने वहां पर इन हमलों को रोका है और यही कारण है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि सऊदी में जो अमेरिकी दूतावास है वहां पर जो कर्मचारी काम करते हैं उनको भी आदेश दे दिया गया है कि अगर इमरजेंसी में आप वहां पर तैनात नहीं हैं तो आप वापस आ जाइए। दूसरी तरफ अटैक्स लगातार जारी है। सातवीं बड़ी खबर भी आप जान लीजिए। फ्रिगेट डेना हमले पर ईरान का बड़ा स्टेटमेंट सामने आ चुका है। अमेरिकी हमले में 104 लोगों की मौत हुई है, ये IRGC ने कहा। 32 घायल, 30 लापता, 136 थे सवार। ये कहा गया ईरान की सेना की तरफ से कहा गया कि समंदर के इंटरनेशनल एरिया में अमेरिका के इस क्रूर हमले में 104 कर्मचारियों ने जान गंवाई। अमेरिकी वॉरशिप पर बुधवार को श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास अमेरिका ने हमला किया था। फ्रिगेट आइरिस डेना को एक अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉर्पीडो से निशाना बनाकर डुबो दिया था। और सबसे बड़ी बात है कि ये नेवल एक्सरसाइज में शामिल होने के लिए ये जो आइरिस डेना है वो भारत आया था। मिलान का आयोजन हुआ था और उसके बाद जब ये वापस जा रहा था तभी अमेरिका की तरफ से हमला कर दिया जाता है। हालांकि इनमें से कई ऐसे सैनिक थे जिनको निकाला गया श्रीलंका की तरफ से। श्रीलंका ने ये जानकारी भी ऑफिशियल दी थी, लेकिन अब ईरान की तरफ से स्टेटमेंट सामने आ चुका है और ये कहा गया कि अमेरिका ने नियमों का उल्लंघन किया है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इसी जंग से जुड़ी हुई 8वीं ब्रेकिंग न्यूज है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर पर ट्रंप ने बयान दिया। मुस्तफा खामेनेई की ताजपोशी पर ट्रंप का ये रिएक्शन सामने आ चुका है जिसमें वो कहते हैं कि मुस्तफा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुनने पर उन्होंने कहा कि मुस्तफा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुने जाने से खुश नहीं है वो। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कहा कि आगे देखते हैं क्या होता है। अमेरिका ईरान की अली खामेनेई समेत टॉप लीडरशिप को खत्म कर चुका है। एक सीक्रेट बैठक में ईरान ने अब मुस्तफा खामेनेई को अपना सुप्रीम लीडर चुना। अमेरिका इजराइल पहले कह चुके हैं कि खामेनेई का जो भी उत्तराधिकारी होगा उसका खात्मा तय है। ट्रंप साफ कर चुके हैं कि अमेरिका और पश्चिमी देशों को साथ लेकर चलने वाले लीडर को ही ईरान में सत्ता सौंपने का समर्थन करेंगे। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मुस्तफा अली खामेनेई का नाम सामने आने के बाद पहली बार अमेरिका ने रिएक्शन दिया और ये कहा कि हम इससे खुश नहीं है। 9वीं बड़ी खबर भी जान लीजिए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई का विरोध हो रहा है। तेहरान में लोगों ने घरों से मुर्दाबाद के नारे लगाए। मुस्तफा के सुप्रीम लीडर की घोषणा से पहले विरोध। तेहरान में मुस्तफा मुर्दाबाद के नारे भी गूंजे क्योंकि वहां पर बड़ी बात यह है कि खामेनेई की पॉलिसीज का जो कट्टरता लोगों ने झेली उसका विरोध पहले ही हो रहा था। यानी कि युद्ध से पहले ही वहां पर महिलाएं सड़कों पर उतर रही थी, विरोध दर्ज कर रही थी। और अब जो नए सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं अयातुल्लाह अली खामेनेई के दूसरे बेटे मुस्तफा अली खामेनेई, उनका भी विरोध इस वक्त चरम पर तेहरान में देखने को मिल रहा है। ऐसे में चुनौतियां कम नहीं होंगी, चुनौतियां बहुत सारी है। उन चुनौतियों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन 10वीं बड़ी खबर भी आपको बता देती हूँ। जंग के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर का ऐलान हो चुका है। खामेनेई के बेटे मुस्तफा खामेनेई की ताजपोशी। मुस्तफा खामेनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर। और सबसे बड़ी बात है कि लंबे वक्त से इसको लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि संभवतः उनको जिम्मेदारी दी जाए। फिर कई सारे नाम सामने आए, अरीफी का भी नाम सामने आया। बीते दिनों आलम उल खुदा के नाम पर भी काफी ज्यादा चर्चा हुई, लेकिन फिलहाल यहाँ पर घोषणा कर दी गई है। ईरान की बदली हुई रणनीति भी देखने को मिली। एक तरफ जहाँ पर खामेनेई समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की, दूसरी तरफ ईरान में मुस्तफा खामेनेई के समर्थन में रैली भी निकाली गई। एक तरफ ईरान में मुस्तफा की ताजपोशी का जश्न है, दूसरी तरफ
इजराइल पर हमलों की तैयारी में ईरानी सेना लगी हुई थी, यानी कि मुस्तफा के कंधों पर ईरान की वॉर रणनीति को साधने के साथ ही अमेरिका और इजराइल के पलटवार को लेकर नए सिरे से रणनीति बनाने की जिम्मेदारी है। आप एक बात समझिए कि ईरान में जो धार्मिक लीडर होता है, सर्वोच्च लीडर होता है, उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत होती है। वो सेना को संभालता है, वो युद्ध के मौके पर फैसला लेता है, वो राष्ट्रपति के फैसलों को देखता है, राष्ट्रपति पर निगाह रखता है। और ऐसे में अब ईरान के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो तीसरे रहबर के तौर पर अब अयातुल्ला अली खामनेई के दूसरे बेटे मुस्तफा अली खामनेई का नाम सामने आ चुका है। अली खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता थे। ऐसे में आज को बताते हैं कि आखिर सर्वोच्च नेता का पद क्या है, इस पद की ताकत क्या है, तो जरा आप ये समझ लीजिए। दरअसल सर्वोच्च नेता सशस्त्र सेनाओं का कमांडर इन चीफ होता है। युद्ध की घोषणा या शांति समझौते करने का अधिकार है उसके पास। IRGC, सेना, पुलिस, खुफिया विभाग में नियुक्ति भी वो करते हैं। सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के निर्णयों पर अंतिम मोहर लगाने की जिम्मेदारी भी उनकी होती है। ईरान के न्यायपालिका प्रमुखों की वो नियुक्ति करते हैं। देश का कोई भी बड़ा नेता फैसले को चुनौती नहीं दे सकता। राष्ट्रपति से ज्यादा ताकतवर है सर्वोच्च नेता का पद, यानी कि आप जो वेटिकन सिटी में पोप का दर्जा आपने सुना होगा, उसी तरीके से ईरान में सुप्रीम लीडर का दर्जा होता है। और यही कारण है कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा शक्ति होती है, ताकत होती है, कई सारे फैसले वो लेते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। कर्नल उत्कर्ष राठौर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा हमारे साथ VK जेटली सर भी मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सबसे पहले जेटली सर, आप ही के पास आते हुए, नए सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान हो चुका है। मुस्तफा अली खामनेई अब अली खामनेई के अयातुल्ला अली खामनेई की जगह लेंगे उनके बेटे। क्या चुनौती है? क्या सबसे पहले यही कि अपनी जान वो बचाए अमेरिका के हमलों से? जेटली सर, देखिए, वो टारगेट पर तो है, उसके बारे में कोई दो राय नहीं है। जैसे ही मौका मिलेगा US इजराइल उसको खत्म कर देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक इसकी बैकग्राउंड का सवाल है, ये भी IRGC में सर्व कर चुका है। ये उतना ही कट्टर है जितना इनके पिताजी थे, शायद उनसे ज्यादा ही कट्टर होगा। इसीलिए ईरान की कुछ सड़कों पर और कुछ घरों से, कुछ लोकेलिटीज में ऑलरेडी इनके अगेंस्ट भी नारे लगने शुरू हो चुके हैं कि ये उसी रास्ते पे जाएगा जिस रास्ते पे इसके पिताजी जा रहे थे। तो जहां तक ईरान में कोई शांति होने की संभावना है, इसके बनने से कोई शांति होने की संभावना नहीं है। लड़ाई बिल्कुल वैसे ही चलती रहेगी। जब तक इनका बचा हुआ 20-30% स्टॉक खत्म नहीं होता, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। और मुर्तज़ा के बारे में और इससे ज्यादा कहना मुश्किल है। कट्टरता के मामले में इस्लामिक स्कॉलर माना जाता है उनकी हिसाब से शिया लोगों का। सो दैट्स ऑल। उत्कर्ष सर, आपके पास आते हुए मैं स्टेटमेंट्स को देख रही थी। वहां पर जो चयन समिति होती है, जो 88 मौलवी जिसका हिस्सा होते हैं, जो कि संयुक्त रूप से फैसला लेते हैं और वहां पर सुप्रीम लीडर को चुनती है, उनमें से एक सदस्य का स्टेटमेंट आया कि अयातुल्ला अली खामनेई ने हमेशा से सलाह ये दी है कि शीर्ष नेता वही हो जिसको दुश्मन पसंद ना करे। लेकिन क्या वो नापसंदी ट्रंप की, जिसमें वो कह रहे कि हम इससे खुश नहीं हैं, क्या वो ईरान के लिए, नए सर्वोच्च लीडर के लिए नई मुसीबत नहीं बन सकती? देखिए, यहाँ पर एक चीज साफ हो गई है कि अभी ये युद्ध और भड़केगा। मुस्तफा अली खामनेई बने हैं सर्वोच्च लीडर, और सबसे बड़ी बात है, मसूद पेजिशकियान से लेके IRGC के सारे जनरल्स और बाकी टॉप ऑफिशियल्स सबने उनका स्वागत किया है, फॉरेन मिनिस्टर ने किया है। और ये जो कह रहे हैं कि हमें वही लीडर चाहिए जो कि जिससे दुश्मन खुश न हो। और ट्रंप के लिए भी एक संदेश है। उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि हमारी सहमत से लीडर चुना जाए, वो ईरान ने किया नहीं, और उसके बाद खामेनेई को चुन लिया है। तो अभी यहाँ से लड़ाई में कोई मोड़ की संभावना नजर नहीं आती है। ये लड़ाई आगे बढ़ेगी और ज्यादा भयंकर होगी। इससे एक चीज साफ होती है। लेकिन एक उम्मीद की किरण है कि हो सकता है कि ईरान में आंतरिक विद्रोह हो मॉडरेट से। यहाँ पर पेजेशकियान अभी बैकग्राउंड में चले जाएंगे और सारी की सारी पावर इनके पास होगी। आप कह रही थी कि सुप्रीम लीडर क्या क्या करते हैं, क्या क्या पावर होती है। सबसे बड़ी चीज है, वो पूरी उम्र के लिए होते हैं जी। जब तक स्वेच्छा से ना हट जाएं, तब तक वो पूरी उम्र के लिए होते हैं। इनका कोई कार्यकाल नहीं होता। तो ईरान को अभी 56 साल के हैं, तो आप सोच सकती हैं अगर जिंदा रहे तो कितने साल वो रहेंगे।
और इनके साथ एक चिंता है, आईआरजीसी को इनको संभालना पड़ेगा, क्योंकि ईरान में इजराइल और अमेरिका इनको एक्टिवली ये सर आपने ढूंढेंगे बहुत अच्छी इनके बात कही बवाल कि करने वहाँ के लिए। पर जो सुप्रीम लीडर होते हैं वो ताउम्र के लिए होते हैं। यही कारण है कि ईरान के इतिहास में ये तीसरे रहबर होंगे। इससे पहले खुमैनी, उनके निधन के बाद अयातुल्लाह अली खामेनी जो कि 1989 में बने, और अब ये तीसरे वहाँ पर सर्वोच्च लीडर होने वाले हैं। लेकिन विकी जेटली सर, अब सवाल ये है जिसका जिक्र अभी आप भी कर रहे थे और उत्कर्ष सर ने भी इस बात का जिक्र किया कि जो आंतरिक विद्रोह है उसको कैसे शांत किया जाएगा, क्योंकि एक समूह वो है जो कि लगातार आपकी प्रशंसा कर रहा है, वहाँ पर जश्न मना रहा है, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन एक ग्रुप तो वो भी है जो कि अयातुल्लाह अली खामेनी का जिस तरीके से विरोध कर रहा था, महिलाएं शामिल थी उसमें, कट्टरपंथी जो फैसले लिए गए उसका विरोध कर रहा था, वो तो अपने घर में बैठ करके नारेबाजी कर रहे हैं मुस्तफा के विरुद्ध भी। देखिए, अभी आवश्यकता इस बात की है कि जो मॉडरेट्स अपने अपने घरों में बैठ करके विद्रोह करने की कोशिश कर रहे थे, वो सड़कों पर अगर आ जाएं तो उनकी संख्या इनके समर्थकों से कहीं ज्यादा है। लेकिन चूंकि आईआरजीसी इतनी सख्ती के साथ उनके ऊपर निबटती है कि ऑब्वियसली सबको जान का थोड़ा तो डर होता है। अंधाधुंध गोलियां चला करके उनको मारते हैं ये लोग, अंधाधुंध। तो ऑब्वियसली उस डर के मारे वो बेचारे कई बार संगठित होकर सड़कों पर नहीं आ पाते। तो जब तक वो सब लोग इकट्ठे नहीं आएंगे तब तक तख्ता पलट बहुत मुश्किल है। यूएस के अंदर या दूसरे देशों में जो ईरानी छोड़ करके चले गए थे, वो भी सड़कों पर आकर के दोबारा से इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं मॉडरेट्स के लिए। जैसे कि कल भी यूएस में या परसों एक रैली हुई थी बहुत बड़ी उनके समर्थन में, जो मॉडरेट्स हैं। इसी प्रकार से अगर आपने नाम सुना हो बहाई संप्रदाय का, तो बहाई संप्रदाय को भी इन लोगों ने 1979 में निकाल के बाहर फेंक दिया था। उनकी संख्या 70-80 लाख थी। उसमें से सभी लोग अलग अलग देशों में चले गए और मैक्सिमम ने हिंदुस्तान में ही शरण ली। और आज हिंदुस्तान में लगभग 15 से 20 लाख तक बहाई लोग हैं और वो भी मॉडरेट माने जाते हैं। मॉडरेट ही नहीं बल्कि उनका तो एक अलग से ही एक धर्म और कहते ये हैं। जो लोग हैं वो कभी उस कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा नहीं देंगे जो कि लगातार उसकी मुखालफत कर रहे हैं। मैं लौट रही हूँ आप दोनों के पास, लेकिन एक और बड़ी ब्रेकिंग है, जरा आपको दर्शकों को बता दें। ईरान इजराइल जंग से जुड़ी ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। ईरान के हमलों से इजराइल में साइरन गूंज रहे हैं। रात भर इजराइल में अलर्ट साइरन की आवाज सुनाई दी है। उत्तरी और मध्य इजराइल में साइरन बजे हैं। उत्तरी इजराइल में मिसाइल का मलबा भी गिरा है। तो ये बड़ी खबर है और लगातार देखिए अटैक्स जो कि दोनों तरफ से जारी है, लेकिन इससे नुकसान भी हो रहा है। इजराइल पर भी लगातार ताबड़तोड़ हमले करता हुआ ईरान यहाँ पर नजर आ रहा है। ईरान में जब आपने वो हमले की तस्वीर देखी, तेहरान में किस तरीके से ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। लेकिन अब खबर ये है कि जो इजराइल का उत्तरी और मध्य इजराइल वाला हिस्सा है, वहाँ पर सायरन की आवाज़ सुनाई गई है और वहाँ पर जितने लोग हैं वो बंकर्स में शिफ्ट हो चुके हैं। हालात किस तरीके से बने हुए, तस्वीरें भी अब सामने क्योंकि आ रही है और बैक टू बैक ऐसी तस्वीरें जारी भी की जा रही है। इजराइल पर ईरान का ताबड़तोड़ हमला जारी। इजराइल पर मिसाइलों की बारिश की गई। आसमान में नजर आई मिसाइलों की कतार। कई मिसाइलों से एक साथ हमला किया गया। ये टारगेटेड अटैक जो कि लगातार जारी है इजराइल पर, ईरान भी यहाँ पर करता हुआ। ये तस्वीरें भी देखिए सामने आई है और यहाँ पर आपको इन तस्वीरों को देख करके लगेगा कि मिसाइलों की एक तरीके से बारिश हो रही है। जैसे आप देखते हैं कि पानी की जो बूंदें हैं वो आपको आसमान में जैसे नजर आती हैं, उसी तरीके से यहाँ पर पूरी की पूरी जो मिसाइल है उसकी आवाज भी आप देखें और साथ ही साथ वहाँ पर जो उसकी गर्जना है वो भी सुनाई देती है। ये आसमान में इसी तरीके से हालात इस वक्त बने हुए हैं और इसी को देख करके लोगों में एक डर भी है, क्योंकि मिसाइल की पूरी कतार जब वहाँ पर गुजर रही थी, कई मिसाइलों से एक साथ अटैक लगातार ईरान कर रहा है इजराइल के ऊपर। इजराइल भी लगातार इसका जवाब देता हुआ और इजराइल और अमेरिका लगातार मिलकर के ईरान पर इस तरीके से अटैक कर रहे हैं। लेकिन अब इसका जो असर है वो तमाम रिहायशी इलाकों पर आ चुका है। पहली बार बीते दिन वो तस्वीरें भी सामने आई जब गैर सैन्य ठिकानों पर भी अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमला किया गया। हालांकि अमेरिका ये कह रहा है कि हमने ये हमला नहीं किया, ये इजराइल ने किया है, लेकिन लगातार इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही। एक और तस्वीर जो मैं आपको लगातार दिखा रहे हैं, आसमान में मिसाइलों की कतार एक तरीके से आपको यहाँ पर नजर आएगी और सिर्फ आसमान में देखिए इसी तरीके से ये जो पूरी पंक्ति है, ये जो पूरी कतार है, आपको सिर्फ वहाँ पर रोशनी नजर आ रही है। यही रोशनी है जो कि अपने साथ बर्बादी लेकर के आई है। ईरान का इजराइल पर तीसरा सबसे बड़ा अटैक। एक और
ईरान ने इसराइल पर बैक टू बैक मिसाइलें दागी है। मल्टीपल वॉरहेड वाली कई मिसाइलें एक साथ दागी गई हैं। तेल अवीव के आसमान में ईरान की मिसाइलें, देखिए ये तस्वीरें आप जरा देखिए किस तरीके से यहाँ पर अटैक किया जा रहा है। ईरान की दूसरी मिसाइल और बैक टू बैक जब ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि ईरान ये कह चुका है कि हम युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, 6 महीने तक की हमारी तैयारी है। ये बताती है कि जंग यहाँ पर समाप्त होने वाली नहीं है और हो सकता है कि मुस्तफा को कमान मिलने के बाद अब एक नई स्ट्रैटेजी बनाई जाए, नए सिरे से यहाँ पर अटैक की रणनीति बनाई जा सकती है। क्योंकि आप देखिए IRGC का जिस तरीके से कमांड उनके पास है, सर्वोच्च लीडर के पास कई सारी ताकतें होती हैं, वो कमांड इन चीफ होता है, तो ऐसे में अब नई स्ट्रैटेजी यहाँ पर हो सकती है। ईरान का तीसवा प्रहार जिसकी तस्वीरें, इजराइल का आसमान किस तरीके से इस वक्त थर्राया हुआ है, वो तस्वीरें आप जरा देखिए कैसे ईरान बैक टू बैक मिसाइलों को ईरान की तरफ लॉन्च कर रहा है। और दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ तो ईरान बैक टू बैक मिसाइलों को इजराइल की तरफ लॉन्च कर रहा है, दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये तेल अवीव के आसमान की है। तेल अवीव के आसमान में मिसाइलों का जखीरा सीधे तौर पर नजर आता है। ये वो मिसाइलें हैं जो कि मल्टीपल यानी कि कई वॉरहेड अपने साथ लेकर चलती है, अपने आसमान में ही अपने टारगेट को रूट करके अटैक करती हैं। वो तस्वीरें आप जरा देखिए, ये मल्टीपल यानी कि कई वॉरहेड अपने साथ लेकर चलती है। और वो तस्वीरें जो सामने आई हैं वो ये बताती है कि ईरान पूरी तरीके से जो कुछ भी उसके पास है, और कहते भी है कि मिसाइलों का बड़ा जखीरा ईरान के पास है, वो इसका इस्तेमाल यहाँ पर कर रहा है। एक और बिग ब्रेकिंग है, ईरान के मिसाइल लॉन्च पर ये बिग ब्रेकिंग, 5 सबसे खतरनाक मिसाइलें दागी गई हैं। इसमें गदर, इमाद, खैबर शिकन मिसाइलों को लॉन्च किया गया है। 45 सेकंड के वीडियो में ये 5 मिसाइलें देखिए, 1 2 3 4 5, ये 5 मिसाइलें जो कि यहाँ पर दागी गई है, इनके नाम गदर, इमाद और खैबर शिकन है, जिनको लॉन्च किया गया। और ये वीडियो दिखाती है कि किस तरीके से ज़बरदस्त तैयारी ईरान की है। 5 सबसे खतरनाक मिसाइलें इसे बताया जाता है। तो लगातार ये अटैक जो कि लगातार यहाँ पर ईरान करता हुआ, इजराइल के हर हमले का जवाब देता हुआ, और इन तस्वीरों को देख करके ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जंग किस तरफ आगे बढ़ रही है। क्योंकि तेल अवीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किया गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। एक और बड़ी जानकारी आप जान लीजिए, तेल अवीव पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे, मिसाइलें दागी गई है। इजराइल के एनर्जी सेक्टर पर अब मिसाइल अटैक किया गया है। इजराइल के पावर प्लांट्स, एनर्जी फैसिलिटी पर अटैक हुआ। इजराइल की ऑयल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया है। तो अब जो गैर सैन्य संस्थान है, जो ये प्रतिष्ठान है, वहां पर भी हमले लगातार जारी, और हमले दोनों तरफ से यहाँ पर किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बैक टू बैक ईरान भी लगातार काउंटर करता हुआ इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए 5 सबसे घातक मिसाइलों का उसने इस्तेमाल भी कर दिया है। 2 खास मेहमान लगातार मौजूद है। सर, इन तस्वीरों पर एक रिएक्शन बीके जेटली सर, जो 5 घातक मिसाइलों के बारे में बता रहे हैं, और वो तस्वीरें भी जरा अपने दर्शकों को हम वो दिखा रहे थे जिसमें मल्टीपल वॉरहेड का इस्तेमाल किया गया है, जो अपने साथ कई वॉरहेड को लेकर के चलता है। क्या इसके मायने और ये तस्वीरें क्या बताती हैं जेटली सर? देखिए, जो री एंट्री मिसाइल्स हैं, मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल बोलते हैं उसको, MIRV। तो ये आगे जाकर के मल्टीपल वारहेड इसमें से निकलते हैं और सभी इंडिपेंडेंटली अटैक करते हैं, इंडिपेंडेंटली अपने अपने टारगेट्स को ट्रैक करके वो अटैक करते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त खतरनाक मिसाइल मानी जाती है MIRV। और जो 3 नाम आपने बताए, गदर, इमाद और खैबर, ये भी बड़ी घातक मिसाइलें मानी जाती हैं। इसके अलावा ईरान का जो शाहिद 136 ड्रोन है, वो भी बहुत ही सक्सेसफुल प्रूव हो रहा है। शाहिद 136 ये 50 kg का वारहेड लेकर के 2500 किलोमीटर तक जा सकता है, यानी कि इजराइल तक इसकी मार है। और बनाने में बहुत ही आसान है, क्योंकि ये कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स को इस्तेमाल करता है। GPS भी इसमें यूज होता है, और साथ में इसकी होमिंग कैपेसिटी भी है इसके अंदर। और यहाँ तक कि आपकी जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए, रशिया ने भी 6000 ये मिसाइलें ईरान से खरीदी थी। वहां पर ये गिरान 2 के नाम से यूज की जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मिसाइल है, ये इनके लिए बहुत ही सक्सेसफुल प्रतीत हो रही है, शायद 136। और बनाने में भी वो बहुत आसान है, जब तक कि इनके सभी ठिकाने जहां पर ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, उनको तबाह नहीं किया जा सकता। ईरान मैदान में डटा रहेगा। ठीक है उत्कर्ष सर, आपका एक रिएक्शन और इन मिसाइलों की इंटेंसिटी के बारे में जरा दर्शकों को और बताएं। कितना नुकसान हो सकता है इजराइल को? देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ईरान के पास MRIV टेक्निक, जो MIRV टेक्निक है, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। मेरे ख्याल से उनके पास नहीं है।
जो आप विजुअल्स दिखा रही हैं वो हैं फ्रेगमेंटेशन बॉम्ब्स के। एक मिसाइल इनकी खुर्रमशाह है जिसके ऊपर इन्होंने मल्टीपल वॉरहेड जरूर लगा रखा है। वो जाकर के वहां जब फटता है तो बॉम्ब्स गिरते हैं। उन बॉम्ब्स में नेविगेशन की ताकत नहीं होती है, वो गिरते हैं टारगेट के पास जनरल एरिया में और कैजुअलिटी कॉज करते हैं। MIRV तकनीक दुनिया के बड़े चुनिंदा मुल्कों में है जिसमें भारत एक है, और ये ईरान के पास ऐसी रिपोर्ट नहीं कि उनके पास है। बाकी जो ये आपकी 3 मिसाइल्स के नाम लिए हैं, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और ये प्रूवन है कि ये मिसाइल्स वाकई काफी घातक हैं और इजराइल के ऊपर ये उन्होंने कहर बचा रखा है। इसी तरीके से इनके शॉर्ट रेंज वर्जन्स हैं जो कि गल्फ कंट्रीज में, जो अपने सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर और UAE में जो चल रहे हैं वहां पर ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वहां पर भी यही हाल है। और ये बहुत ही एक्यूरेट मिसाइल हैं जो कि हम इनके द्वारा किया गया जो क्या कहते हैं डिस्ट्रक्शन है वो हमारे सामने आता है। ठीक है जेटली सर, मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें भी हैं कि बीते दिन, और वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि तेहरान में भी जो ऑयल डिपोज हैं, जो स्टोरेज है, उन पर अटैक हुआ है। अभी खबर ये भी सामने आई है कि इजराइल की जो तेल डिपो हैं वहाँ पर जो संयंत्र, उन पर भी हमला हुआ है। क्या ये जो पूरी लड़ाई है वो तेल को लेकर के है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी 2008 से कहते रहे कि ड्रिल बेबी ड्रिल, जो तेल को लेकर के, ऑयल को लेकर के उनकी पॉलिसी है, और अभी जो हालात हैं इस पर आपका एक रिएक्शन विकी जेटली सर। देखिए, तेल उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा अवश्य है, उसको नकारा नहीं जा सकता। और अब जितनी तबाही हो चुकी है रिफाइनरीज की, लगभग ईरान की 40% रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है उसको डैमेज कर दिया गया है। काफी स्टोरेज टैंक्स को डैमेज कर दिया गया है। बदले में वो भी इजराइल की रिफाइनरीज के ऊपर अटैक कर रहा है, जैसे कि कल हाइफा में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था। हाँ। तो इस प्रकार से अगर पूरी की पूरी प्रोडक्शन फैसिलिटी देखी जाए पूरे के पूरे गल्फ कंट्रीज की, प्रोबेबली उसमें 30 से 40% की कमी आ चुकी होगी अब तक ऑलरेडी। और ऊपर से जो प्रोडक्शन हो भी रही है वो भी चूंकि शिप का आना आवा जावा नहीं हो रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो इसलिए पूरी दुनिया में किल्लत पड़ गई। आपने देखा ही है कि अभी $117 के ऊपर पर बैरल का रेट आ चुका है। तो अपने दर्शकों को हम बता दें, ब्रेकिंग न्यूज है कि ईरान ने हाइफा पोर्ट को भी टारगेट किया। ईरान का हाइफा पोर्ट तबाह करने का दावा, ये बदले की एक और बड़ी तस्वीर आप देख लीजिए जरा। इजराइल का ये सबसे बड़ा ट्रेड सेंटर है हाइफा पोर्ट, जिस पर अटैक किया गया है ईरान के बदले पर। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर, हाइफा पोर्ट को टारगेट किया गया। तस्वीरें बैक टू बैक सामने आ रही है। ईरान भी लगातार प्रतिशोध की आग में जलता हुआ, वो लगातार अटैक करता हुआ। लेकिन यहाँ पर राठौर साहब, एक स्ट्रैटेजी ये तो नजर आती है कि अब जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उससे दूर हट करके अब जो वहां पर ट्रेड के लिए जो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलमेंट्स हैं, वहां पर जो साइट्स हैं, हाइफा पोर्ट हो, इसके अलावा अगर ऑयल रिफाइनरीज हो, उस पर अटैक किया जा रहा है। राठौर साहब, देखिए, पहले शुरू में थोड़ा सा लोगों ने इसके ऊपर अपना कंट्रोल रखा, नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ये बात खुले में आ गई है कि ईरान ने पूरे खाड़ी के देशों पर पहले अटैक किया, जिससे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान में जहाजों शायद यहाँ पर कोई दिक्कत आ गई है। जेटी से इन तस्वीरों पर आपका एक रिएक्शन। हाँ, तो ये तस्वीरें वही दिखा रही हैं कि इवन एयरपोर्ट्स को नहीं बख्शा जा रहा, सी पोर्ट्स को नहीं बख्शा जा रहा, तेल के भंडारों को नहीं बख्शा जा रहा, और यहाँ तक कि डिसैलिनेशन प्लांट्स, उनके ऊपर भी अटैक होने शुरू हो चुके हैं, ताकि जो उनकी नॉर्मल जनता की लाइफ है वो भी अस्त व्यस्त हो जाए। ठीक है सर, एक बड़ी खबर है ईरान की राजधानी से बेहद शॉकिंग न्यूज ये है कि इजराइल की बॉम्बिंग के बाद आसमान काला हो गया। तेहरान में बरस रही हैं कच्चे तेल की बूंदें। ऑयल डिपो पर बमबारी के बाद भयावह हालात हो गए। आप तस्वीरें जरा देखिए, ये बेहद शॉकिंग न्यूज। इजराइल की बॉम्बिंग के बाद किस तरीके से नुकसान हुआ, आसमान पूरी तरीके से आपको काला ही काला नजर आएगा। तेहरान में इस वक्त कच्चे तेल की बूंदें बरस रही हैं। ऑयल डिपो पर बमबारी के बाद भयावह हालात बने हुए हैं, और ये तस्वीरें बताती है कि तेहरान के आसमान में इस वक्त कैसे जहर घुला हुआ है, क्योंकि ऑयल डिपोज को निशाना बनाया जा रहा है, रिफाइनरीज को निशाना बनाया जा रहा है।
ईरान के हमलों पर इजराइल ने पलटवार किया। ईरान के इस्फहान शहर पर हमला किया गया। अमेरिका इजरायली सेना ने अटैक किया है। ये न्यूक्लियर साइट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जिस पर हमला किया गया अमेरिका इजरायली सेना की तरफ से। ये तस्वीरें आप जरा देखिए किस तरीके से लगातार हमलों पर पलटवार करता हुआ इजराइल भी यहाँ पर नजर आ रहा है। ये इस्फहान शहर है। यहाँ पर कहा जाता है कि यूरेनियम एनरिचमेंट काफी ज्यादा ईरान ने कर लिया था और इसी को लेकर के इससे पहले भी जब लड़ाई चली थी तो हालात ऐसे ही बने थे। अमेरिका का ईरान के गर्ल्स स्कूल पर हमला। अमेरिकी टॉमहॉक क्रूज मिसाइल से अटैक किया गया। मिनाब की सरकारी स्कूल पर हमला किया गया। हमले में 175 लड़कियों की मौत का दावा किया गया। वॉरशिप से दागी गई मिसाइलें, ये बड़ी जानकारी। और बीते दिनों से खबर सामने आ रही थी कि इन मिसाइलों की तैनाती अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में बढ़ा दी और अब खबर ईरान के गर्ल्स स्कूल पर हमला बोला गया है। खबर ये सबसे दुखद कि 175 बच्चियों की मौत का दावा किया जा रहा है। इससे पहले आपने देखा कि 165 बच्चियों की कैसे जान चली गई थी स्कूल में जब हमला बोला गया। अब एक बार फिर से जो सिविलियंस है क्या ये उन पर अटैक नहीं किया स्कूल पर हमला किया गया। आप इन तस्वीरों को जरा देखिए। ये अमेरिकी टॉमहॉक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए मिनाब की सरकारी स्कूल पर किस तरीके से अटैक हुआ। वहां पर एकदम से वो आवाज आपको सुनाई देगी और ये काला धुआं उठता हुआ जो कि बताता है कि किस तरीके से उसकी इंटेंसिटी नहीं। और कहा भी जाता है कि अमेरिका के पास भी एक पूरी कतार है ऐसी मिसाइलों का जो कि पूरी तरीके से ईरान को बर्बाद करने में सक्षम है और वो इसका इस्तेमाल भी कर रहा है। एक और ब्रेकिंग न्यूज, लेबनान में इजराइल का ताबड़तोड़ हमला जारी। 600 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया। हिजबुल्लाह के 200 आतंकवादियों की मौत का दावा। इजराइल ने तमाम ठिकानों पर 820 बम गिराए हैं। लेबनान में इस्लामिक जिहाद के कमांडर अबू हमजा रामी जो कि मेजर जनरल के समकक्ष रैंक है। मरने वालों में कर्नल के समकक्ष रैंक के 2 कमांडर, आतंकवादी संगठन के 3 बटालियन कमांडर बताए जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो प्रॉक्सीज, वो आतंकवादी संगठन जो कि अब से पहले पले फूले हैं और ईरान ने एक तरीके से फाइनेंस भी किया, ये आरोप लगते रहे हैं। अब उन पर टारगेटेड हमला यहाँ पर किया जा रहा है जिसमें हिजबुल्लाह पर किस तरीके से अटैक किया गया वो तस्वीरें भी आपने देखी। लेकिन इन तस्वीरों को देख करके सबसे पहले उत्कर्ष सर आप ही के पास आते हुए, अब जो प्रॉक्सीज हैं वो भी लगातार उन पर भी लगातार इजराइल और अमेरिका हमला कर रहा है। और ये लेबनान की तस्वीर, एक तस्वीर हमने वो भी देखी जब आसमान से तेल की बूंदें गिर रही हैं। तेहरान के लिए कितना चैलेंजिंग है। स्कूल पर भी अब अमेरिका ने हमला कर लिया। टॉमहॉक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, जो आप कह रही हैं, पहले मैं बताऊंगा कि ईरान के पास जो रिफाइनरी है उस पे परसों हमला शुरू हुआ था और ये कहा गया था सर मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद कोई इशू है, मैं उसको ठीक करवाती हूँ। लेकिन विकी जेटली सर, इन तस्वीरों पर सर आपका रिएक्शन, जो लगातार हालात बने हुए, एक तरफ हिजबुल्लाह पर अटैक, दूसरी तरफ सिविलियंस पर भी हमले लगातार जारी। देखिए, जब तक हिजबुल्लाह को कंट्रोल नहीं किया जाएगा वो इजराइल की नाक में दम करता ही रहेगा क्योंकि उसके पड़ोस में बैठा हुआ है वो। तो लेबनान में हिजबुल्लाह एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहा है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और एक हिजबुल्लाह की अनऑफिशियल गवर्नमेंट है। उनके जो अपने मिसाइल और दूसरे भंडार हैं, वेपन्स वगैरह जो हैं, वो सरकारी गवर्नमेंट से कुछ कम नहीं है, बल्कि उनके लिए वो एक खतरा ही बना रहता है। और वो भी तंग आए हुए हैं हिजबुल्लाह से, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हिजबुल्लाह के, क्योंकि हिजबुल्लाह बहुत ही स्ट्रांग है वहां पर। और हिजबुल्लाह को पूरी की पूरी जो सहायता आती है वो ईरान से ही आती है, फाइनेंशियल सहायता। इवन यहाँ तक कि IRGC के कमांडर भी वहां पर तैनात रहते हैं। और दूसरा है उनका हमास, जिसकी बुरी हालत हो चुकी है, और हूती इस समय थोड़ा सा नीचे बैठा हुआ है, उनको भी किस समय भी एक्टिवेट किया जा सकता है। जो 3H है जिसका जिक्र लगातार होता है, हिजबुल्लाह, हमास, इसके अलावा हूती इतना शांत क्यों नजर आ रहा है? यमन में हमने देखा था कि कैसे जहाजों पर जिस तरीके से अटैक्स हुए थे, लेकिन इस बार जंग में हूती का नाम भी नहीं दिख रहा। जेटली सर, लगता है कि हूती को शायद पैसे की सप्लाई नहीं हुई होगी, क्योंकि इस समय ईरान के पास भी बहुत कमी है। ये सब लोग पैसे के लिए काम करते हैं और धर्मांधता के लिए काम करते हैं। ये 2 ही चीजें इनके लिए काम होती है, या पैसा मिल जाए और या ये धर्म के नाम पर, ताकि लोगों को खत्म किया जाए। इस्लाम के नाम पर ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन ये पूरी दुनिया को किस तरफ लेकर के जाएगा, ये सवाल बना हुआ। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। महायुद्ध से जुड़ी हुई हर तस्वीर आपको टाइम्स नाउ नवभारत दिखाता रहेगा। अमेरिका इजराइल क्या कर रहा है, ईरान कैसे काउंटर कर रहा है,